किचन से आती हंसी मजाक की आवाजों को सुनकर ड्राइंग रूम में सोफे के कुशन ठीक करती अंजना की बोहें तन गई। एक बार मन किया कि किचन में चली जाए, पर पता था उन दोनों को तो उसके होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रोज यही होता है। सुबह से अंजना चाय, नाश्ता और खाने की पूरी तैयारी करती है, दाल सब्जी बनाती है और जैसे ही रोटियां बनाने का समय आता है उसकी जेठानी कविता चली आती है। चलो अंजना, तुम सुबह से काम कर रही हो, अब रोटियां मैं बना दूंगी। मना करने पर भी अंजना को जबरदस्ती बाहर भेज देती है और कविता की मदद करने अंजना का पति पुनीत तुरंत किचन में घुस जाता है। अब अंजना बिना काम के किचन में खड़ी होकर क्या करे? वह चुपचाप बाहर आकर दूसरे काम निपटाती है या फिर नहाने चली जाती है। और अगर किचन में खड़ी हो भी जाए तो कविता और पुनीत के भद्दे और अश्लील हंसी मजाक देख सुनकर उसका सिर भन्ना जाता है। उसे कविता से घिन होती। माना कि पुनीत उसका देवर है, लेकिन अब तो अंजना का पति है ना, तो दूसरे के पति के साथ इस तरह से हंसी मजाक करना क्या किसी औरत को शोभा देता है? लेकिन पुनीत से जब भी बात करो इस मामले में, वह उल्टा अंजना पर ही गुस्सा हो जाता है कि अंजना की सोच इतनी गंदी है। वह अपने ही पति के बारे में ऐसी गलत बातें सोचती है, शक करती है। 2 साल हो गए अंजना और पुनीत की शादी को। इन 2 सालों में दसियों बार कविता को लेकर उन दोनों के बीच झगड़ा हो चुका है, लेकिन हर बार नाराज होकर उल्टा सीधा बोलकर पुनीत अंजना की सोच को ही बुरा और संकुचित साबित कर देता है। पास ही के शहर में रहने के कारण कविता जब तब अंजना के घर चली आती। कविता का पति यानी पुनीत के बड़े भाई पटना में नौकरी करते हैं। कविता अपने दोनों बेटों के साथ अपने माता पिता के घर में रहती है, इसलिए उसे बच्चों की भी चिंता नहीं रहती। हफ्ते 10 दिन या 15 दिन में 2-4 दिन के लिए आ ही जाती है अंजना के घर, और ये 2-4 दिन अंजना के बहुत बुरे बीतते। कविता के जाने के बाद अंजना अपने आप को थोड़ा संयत करती, मन को संभालती, पुनीत और अपने रिश्ते को लेकर समन्वय होती। तब तक कविता फिर आ धमकती और अंजना का जैसे तैसे सुचारू हुआ जीवन और मन दोबारा अस्त व्यस्त हो जाता। कविता का पूरे घर में साधिकार रहना, किचन में उसका पूरा वर्चस्व अंजना को बहुत खलता था। कई बार तो वह किचन की व्यवस्था में भी फेरबदल कर देती। कभी कभी तो बिना अंजना को पता चले ही पुनीत अपनी पसंद की कोई डिश बनाने की फरमाइश कविता से कर देता और कविता पूरे मनोयोग से अंजना के किचन में पहुंचने से पहले ही डिश बनाने में जुट जाती। अंजना के ही किचन में कब क्या बनने लगता अंजना को पता नहीं रहता। ऐसे में अपने ही घर में वह अपने आप को लगातार पराया सा महसूस करने लगी थी। रोटियां बन गई तो कविता नहाने चली गई। अंजना भी अपने कमरे में चली आई। थोड़ी देर बाद किसी काम से अंजना कमरे से बाहर निकली तो देखा पुनीत कविता के कमरे से बाहर आ रहा है। क्या हुआ पुनीत, भाभी नहा कर आ गई क्या? अंजना ने पूछा। नहीं, अभी नहीं आई। तो तुम उनके कमरे में क्या कर रही थे? अंजना ने सीधे पुनीत के चेहरे पर नजरें गड़ा कर पूछा। वो तौलिया ले जाना भूल गई थी, बस वही देने गया था, पुनीत ने जवाब दिया। अगर तुम्हें तौलिया चाहिए था तो मुझे बता देते, तुम क्यों देने गए? अंजना को गुस्सा आया। तुम फिर शुरू हो गई। मैं उन्हें तौलिया देने गया था, उनके साथ नहा नहीं रहा था कि तुम इतना भड़क रही हो। ओफो, शक का कभी कोई इलाज नहीं होता। क्या संकुचित विचारों वाली बीवी गले पड़ी है? अपनी सोच को थोड़ा मॉडर्न करो, थोड़ा खुले दिमाग और विचारों वाली बनने की कोशिश करो, पुनीत ने कहा। वहां से दूसरे कमरे में चला गया। अंजना की आंखों में आंसू छलक आए। दूसरे दिन सुबह पुनीत ने बताया कि कविता वापस जा रही है। वे ऑफिस जाते हुए कविता को बस में बिठा देगा। अंजना ने चैन की सांस ली। 4 दिन से तो पुनीत कविता के चक्कर में ऑफिस ही नहीं गया था। कविता जा रही है तो अब 10-12 दिन तो कम से कम चैन से कटेंगे। यूं तो पुनीत अधिकतर समय फोन पर ही कविता से बातें करता रहता है, लेकिन गनीमत है कविता प्रत्यक्ष रूप से तो दोनों के बीच नहीं रहती। कविता और पुनीत चले गए तो अंजना ने चैन की सांस ली।
उसने अपने लिए एक कप चाय बनाई और ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर पसर कर बैठ गई। जब कविता आती है पूरे समय अंजना का सिर भारी रहता है। वह लाख कोशिश करती है नजरअंदाज करने की, मगर क्या क्या छोड़े वह। कविता और पुनीत की नजदीकियां आंखों को खटकती है। सोफे पर एक दूसरे से सटक कर बैठना। अंजना अगर एक सोफे पर बैठी हो और कविता दूसरे पर, तो पुनीत आकर अंजना के पास न बैठकर कविता के पास बैठता है। खाना खाते समय भी कविता पुनीत के पास वाली कुर्सी पर ही बैठती है। जब तक कविता रहती है अंजना को न अपना पति अपना लगता है न घर। कविता पूरी तरह से पुनीत के दिल पर कब्जा करके बैठी है। रात में भी अंजना थक कर सो जाती है। तब बहुत रात तक पुनीत कविता के पास बैठा रहता। अपने कमरे में पता नहीं कितनी रात बीतने के बाद आता। पुनीत की इन हरकतों से अंजना बहुत परेशान हो गई थी। फिल्म देखने जाते हैं तो पुनीत अंजना और कविता के बीच बैठता और सारे समय कविता से ही बातें और फिल्म पर कमेंट करता। ऐसे में अंजना बहुत उपेक्षित सा महसूस करती अपने आप को। अंजना के दिमाग में यही सब बातें उमड़ खुबड़ रही थी कि इतने में उसके मोबाइल की रिंग बजी। हेलो, अंजना ने फोन रिसीव करके कहा। हेलो भाभी, नमस्ते, मैं सुभाष बोल रहा हूँ। क्या बात है, पुनीत आज ऑफिस नहीं आया? आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। उसके फोन पर बेल तो जा रही है, लेकिन वह फोन नहीं उठा रहा। सब ठीक तो है? सुभाष के स्वर में चिंता छलक रही थी। सुभाष पुनीत के ऑफिस में ही काम करता था। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। क्या पुनीत ऑफिस में नहीं है? अंजना बुरी तरह चौंक कर बोली। लेकिन वह तो सुबह 9 बजे ही ऑफिस के लिए निकल गया था। नहीं भाभी, पुनीत आज ऑफिस नहीं आया है और फोन भी नहीं उठा रहा है। सुभाष ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अंजना को चिंता होने लगी। आखिर पुनीत कहाँ जा सकता है? अभी दोपहर के 2 बज रहे थे। अंजना ने भी पुनीत को फोन लगाया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। अंजना परेशान हो गई। कहीं कोई दुर्घटना तो? अपनी सोच पर अंजना खुद ही घबरा गई। अंजना ने कविता को फोन लगाया तो उसने भी फोन नहीं उठाया। कविता के पिताजी के घर फोन किया तो पता चला कविता अभी तक अपने घर पर नहीं पहुंची। अगर कविता 11 बजे की बस से भी निकलती तो 1-1:30 बजे तक अपने घर पहुंच जाती। अब तो 2:30 बज गया था। अंजना घर में अंदर बाहर होती रही। कभी पुनीत का फोन लगाती, कभी कविता का और कभी सुभाष का। 4 बजे जाकर पुनीत का फोन आया। अंजना ने घबरा कर उससे पूछा कि वह कहाँ है और ऑफिस क्यों नहीं गया, फोन क्यों नहीं उठा रहा था। मगर पुनीत का जवाब सुनकर अंजना के गुस्से का पारा 7वें आसमान पर था। दरअसल पुनीत कविता को बस में बिठाकर ऑफिस जाने के लिए ही निकला था, मगर रास्ते में एक मॉल में नई रिलीज हुई फिल्म का पोस्टर देखकर कविता का मन हुआ वो फिल्म देखने का। पता नहीं पहले भी कितनी बार न जाने कितनी तरह का झूठ बोल चुका होगा पुनीत, और क्या पता सच में ही फिल्म देखने ही गए थे या 10 बजे से 4 बजे तक। जब इंसान का एक झूठ पकड़ा जाता है तो फिर उसके ऊपर से विश्वास उठ जाता है। फिर उसकी हर बात में झूठ की ही गंध आने लगती है। पुनीत भी समझ गया था कि इस बार तो अंजना को बहुत बुरा लगा है और अब वह कई दिनों तक गुस्सा रहेगी। पुनीत अपनी गलती समझ गया था, इसलिए वह अंजना से बहुत अच्छा बर्ताव कर रहा था। पुनीत को बहुत बेचैनी हो रही थी। अंजना खुलकर झगड़ा कर लेती तो पुनीत भी बहस करके अपनी सफाई दे देता था। उल्टा हर बार की तरह अंजना की सोच को छोटा कहकर उसे ही गलत साबित करके अपनी गलती ढांप लेता। लेकिन अभी तो अंजना न बोलकर झगड़ा न करके एक तरह से पुनीत को अपराधी साबित कर चुकी है, और पुनीत अंदर ही अंदर अपनी गलती का एहसास करके अपराध बोध से ग्रस्त हो रहा है। गलती पर गलतियां करके भी अंजना पर हावी रहने वाले पुनीत को यूं अंदर ही अंदर कसमसाते रहना बहुत खल रहा था। 2-4 बार उसने अंजना से बात करने की, अपनी सफाई देने की कोशिश भी की, पर अंजना ने उसे नजरअंदाज कर दिया और कोई प्रतिक्रिया नहीं की।
10-12 दिन बाद अचानक सामान उठने रखने की आवाजें सुनकर पुनीत ने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने वाले फ्लैट का दरवाजा खुला था और मजदूर सामान अंदर रख रहे थे। यह फ्लैट कई दिनों से बंद था। अच्छा है, कोई अच्छी फैमिली आ जाए तो अंजना को भी कंपनी मिल जाएगी। वैसे तो वह ज्यादा कहीं आती जाती नहीं है। पुनीत के ऑफिस जाने का समय हो गया था, इसलिए उसने दरवाजा बंद किया और तैयार होने चला गया। सामान आ गया है तो घर वाले भी आ ही जाएंगे, आज नहीं तो कल पहचान भी हो ही जाएगी। शाम को ऑफिस से आया तो देखा सामने वाले फ्लैट का दरवाजा बंद था। पुनीत ने सोचा इनका सारा सामान रखा गया होगा। चाय पीते हुए उसने अंजना से पूछताछ की तो पता चला सामने कोई फैमिली नहीं, वह एक युवक रहने आया है। उसे इसी शहर में नौकरी लगी है और सामने वाला फ्लैट किराए पर लेकर वह यही रहेगा। पुनीत को अफसोस हुआ, अगर परिवार होता तो ज्यादा अच्छा होता, अंजना को कंपनी मिल जाती। युवक का रहना न रहना तो बराबर ही है। दूसरे दिन सुबह अंजना के बात करने की आवाज सुनकर पुनीत बाहर आया तो पता चला वह युवक आया था। बाई के बारे में कहने अंजना ने उसके यहाँ अपनी झाड़ू पोछे वाली बाई भेजने का आश्वासन दे दिया। थोड़ी देर बाद वह पीने का पानी भरने के लिए बर्तन लेने आया। पुनीत के ऑफिस जाने तक वह युवक, जिसका नाम मोहित था, 4-5 बार कुछ न कुछ काम से अंजना के पास आया। पुनीत ने सरसरी निगाहों से उसे देखा। लंबा गोरा चिट्टा सुदर्शन नवयुवक था। शाम को पुनीत ऑफिस से घर आया तो अंजना ने चाय बनाई और मोहित को भी चाय पर बुलाया। मोहित आया, तीनों ने साथ चाय पी और बातें की। पुनीत को यह भला लड़का लगा। उसका परिवार पास के ही शहर में रहता था। घर में मम्मी पापा के अलावा दीदी, एक छोटी बहन और भाई भी हैं। थोड़ी देर बातें करते मोहित चला गया। 4-5 दिन में उसका घर व्यवस्थित हो गया। सामान जमाने में अंजना ने उसकी मदद की। एक दिन पुनीत घर आया तो अंजना घर पर नहीं थी। मोहित के घर पर भी ताला लगा था। 5 मिनट बाद ही मोहित और अंजना आ गए। अंजना मोहित को किचन का कुछ जरूरी सामान खरीदवाने उसके साथ मार्केट गई थी। फिर तो हर रोज ही घर का कुछ न कुछ सामान लेने मोहित अंजना को मार्केट ले जाने लगा। कभी ब्रेड बटर, दूध, कभी चादरें तकिए, कभी पर्दे का कपड़ा, कभी बाल्टी, मग और आईना इत्यादि। अंजना रोज पुनीत के आने से पहले या समय पर वापस आ जाती। रात का खाना तो मोहित साथ ही खाता। 1-2 बार पुनीत थोड़ा झुंझला भी गया कि यह क्या रोज रोज उसके साथ बाजार चली जाती हो। ऐसा ही था तो उसकी माँ आकर उसका घर क्यों नहीं सेट कर जाती। तो अंजना ने कह दिया कि उसकी दीदी की तबीयत ठीक नहीं है और बहन की परीक्षा सिर पर है तो वह भी नहीं आ सकती है। अंजना को पता था कि पुनीत को अंदर से तो और ज्यादा बुरा लग रहा होगा। उसका मोहित के साथ घूमना, कविता के साथ फिल्म वाला झूठ, पकड़ाई में आने के कारण वह ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा होगा। पुरुषों का स्वभाव ही ऐसा होता है, खुद चाहे जो भी करे, लेकिन पत्नी का इतना सा भी किसी दूसरे पुरुष से हंसना बोलना उन्हें सहन ही नहीं होता। पुनीत कुछ भी सोचे बोले, मगर मोहित के आने के बाद से अंजना के दिन अच्छे कटने लगे। वह उसके साथ हंस बोलकर खुश रहती। अब वह और मोहित घर में भी साथ साथ काम करते थे। किचन में साथ खाना बनाते और पुनीत जलता भूनता बाहर बैठा रहता। इसी बीच कविता फिर उनके यहाँ आ धमकी। कविता के आने से पुनीत फिर उनके आगे पीछे करने लगा। उसे लगा कि अंजना यह देखकर परेशान हो जाएगी, हर बार की तरह। लेकिन इस बार तो अंजना ने उन दोनों को पूरी तरह नकार दिया। कविता आई तब मोहित की भी छुट्टी थी तो वह सारा दिन अंजना के यहीं रहता। रोटियां बनाने कविता जैसे ही किचन में आई, अंजना तपाक से बाहर चली गई और मोहित को बुला लिया। पुनीत का अजब हाल हो रहा था। उसका ध्यान अंजना और मोहित पर था और मन मार कर कविता के साथ किचन में खड़ा होना पड़ रहा था। दोपहर के खाने का समय
कविता हमेशा की तरह झट से पुनीत के पास वाली कुर्सी पर बैठ गई तो अंजना बड़ी खुशी से मोहित के साथ बैठ गई। पुनीत का पता नहीं क्यों खाने में मन नहीं लग रहा था। शाम को सब लोग टीवी देखने बैठे थे। कविता पुनीत के साथ सोफे पर बैठी थी। बीच बीच में हंसी मजाक करते हुए वह कभी पुनीत के कंधे पर हाथ मारती, कभी पैर पर। अंजना दूसरे सोफे पर अकेली बैठी थी। तभी मोहित आ गया और अंजना के पास बैठ गया। अब वे दोनों टीवी पर चल रहे कार्यक्रम पर कमेंट करते हुए ठहाके लगाने लगे। अंजना भी हंसते हुए मोहित के साथ पर या कंधे पर हाथ मार रही थी। पुनीत बैठा बैठा कसमसा रहा था। आखिर में पुनीत से रहा नहीं गया। वह उठकर जल्दी ही सोने चला गया। 10 मिनट बाद कविता भी मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई। अंजना जानबूझकर उस दिन बहुत देर बाद सोने के लिए गई। जब तक मोहित बैठा रहा वो अंजना जोर जोर से हंसी मजाक करते रहे। जब अंजना सोने के लिए कमरे में गई तो उसने देखा पुनीत मुंह पर चादर लपेटे सोने का बहाना किए पड़ा हुआ है, लेकिन बेचैनी से पहलू बदलने के कारण साफ समझ आ रहा था कि वह जाग रहा है। अंजना पुनीत की ओर पीठ करके चैन से सो गई। दूसरे दिन छुट्टी थी। कविता पुनीत के पीछे पड़ी फिल्म दिखाने के लिए, मगर अंजना भी भला कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसने तपाक से मोहित को फोन लगा दिया और फिल्म देखने का आमंत्रण दे डाला। पुनीत जल भुन गया। वह बेडरूम में आकर अंजना पर गुस्सा करने लगा कि मोहित को ले जाने की क्या जरूरत है। तब अंजना ने दो टूक बोल दिया कि उसके और कविता के बीच वह मूर्खों की तरह मुंह बंद करके बैठी रहती है। या तो अंजना को भी घर पर रहने दे या फिर मोहित को भी साथ ले चले। पुनीत के पास और कोई चारा नहीं था। वह बेमन से मोहित को भी साथ ले गया। पुनीत ने सोचा वह सबसे पहले अंजना को बिठाएगा, फिर कविता को, उसके बाद वह और अपने पास मोहित को। तब पूरी फिल्म में वह और कविता पास बैठेंगे और अंजना और मोहित दो कोनों में। लेकिन अंजना ने पहले ही सीट नंबर सुन लिया और फटाक सिनेमा हॉल में घुसकर मोहित की बगल में बैठ गई। पुनीत यहाँ भी मात खा गया। फिर तो पूरी फिल्म भर उसका मूड उखड़ा ही रहा। कविता पहले तो बहुत कोशिश करती रही उससे कि वह पहले की तरह हंसी मजाक करे, पर आखिर में खुद भी खिंचकर चुप हो गई। अलबत्ता अंजना और मोहित ने पूरी फिल्म बहुत एंजॉय की। इसके बाद मोहित ने अपनी ओर से डिनर का प्रस्ताव रखा, जिसे अंजना ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। फिल्म के बाद वे लोग मॉल में ही घूमते रहे। फिर थोड़ी देर बाद मॉल के ही एक रेस्टोरेंट में डिनर करके लौटे। पूरे समय पुनीत हूँ हाँ के अलावा कुछ नहीं बोला। पुनीत के कारण कविता को भी चुप रहना पड़ रहा था। बस मोहित और अंजना ही दुनिया जहान की बातों में खोए हुए थे। दूसरे दिन कविता तो किचन में रोटियां बनाने पहुंच गई, लेकिन पुनीत नहीं गया। वह अंजना के आसपास ही घूमता और बातें करता रहा, क्योंकि वह जानता था कि या तो अंजना मोहित के पास चली जाएगी या फिर वह यहाँ आ जाएगा, क्योंकि वह अभी तक ऑफिस नहीं गया होगा। लिहाजा सारी रोटियां कविता को अकेले ही बनानी पड़ी। वह तो पुनीत के ही लिए यहाँ आती है। जब इस बार पुनीत मोहित की वजह से उखड़ा हुआ है और उसका ध्यान पूरा समय अंजना पर ही अटका रहता है, तो वह बेवजह अपने दिन खराब करके क्या करे। पुनीत के ऑफिस जाने के समय उसने कहा कि उसे बस में बिठा दे। अरे भाभी, आप इतनी जल्दी जा रही हैं? आप है तो घूमने फिरने में इतना मजा आ रहा है, कुछ दिन और रुक जाइए। कल मोहित ने हाफ डे लिया है, हम सब लेक पर घूमने चलेंगे। अंजना ने कविता को रोक लिया। पुनीत जल भुन गया। इस बार पहली बार उसे कविता का रहना बहुत बुरा लग रहा था। कविता चली जाए तो मोहित के साथ बाहर घूमने फिरने की और टीवी देखने की झंझट से छुटकारा मिले। उसने लेक पर जाने का प्रोग्राम बहुत टालना चाहा तो अंजना चिढ़ गई। क्यों पुनीत, इससे पहले तो जब भी कविता भाभी आती थी तुम छुट्टी ले लेकर फिल्में देखने और घूमने ले जाते थे। अब अचानक तुम्हें क्या हो गया?
अंजना की बात पर पुनीत निरुंतर हो गया। वह मन मसोर कर दूसरे दिन सबके साथ लेक पर गया। हमेशा अंजना को उपेक्षित सा छोड़कर कविता के साथ घूमने फिरने के मजे लेने वाला पुनीत अब कविता से भी कटा कटा सा घूम रहा था, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो अंजना और मोहित की बातों पर लगा था। घर वापस आकर कविता मुंह फुलाकर जल्दी ही सोने चली गई। अंजना कॉफी बना लाई और मोहित के साथ बातें करने लगी। पुनीत थोड़ी देर बैठा रहा, फिर तंग आकर सोने चला गया। दूसरे दिन कविता चली गई। पुनीत ने चैन की सांस ली। कविता थी तो सारा समय पुनीत से चिपकी रहती थी और अंजना को पूरी आजादी मिल जाती थी मोहित के साथ रहने की। पुनीत ने तो आजकल कविता को फोन करना भी बहुत ही कम कर दिया था। कविता ही फोन लगाती थी तो पुनीत थोड़ी बहुत बातचीत करके फोन रख देता था। कविता भी पुनीत की बदलती प्रवृत्ति को समझ गई थी। पुनीत अब ज्यादा से ज्यादा समय अंजना के आसपास ही रहता। छुट्टी वाले दिन टीवी देखते समय वह यथासंभव अंजना के पास सट कर बैठता या फिर उसका हाथ पकड़कर ही बैठता, जैसे कि अगर उसने हाथ नहीं पकड़ा तो वह भाग जाएगी। अंजना को उसकी इन हरकतों से कोफत होती। पुनीत मोहित से बचने के लिए अक्सर शाम को या छुट्टी वाले दिन बाहर लंच या डिनर या शॉपिंग का प्रोग्राम बना लेता। अंजना को और चिढ़ होती, क्योंकि वह जानती थी ये सब सिर्फ उसे मोहित से दूर करने के लिए है और कुछ भी नहीं। आज तक तो वह अकेले में पुनीत के साथ घूमने या डिनर पर जाने के लिए कह कह कर थक जाती, पर पुनीत टाल देता कि अकेले घूमने क्या जाना, कोई साथ हो तभी मजा है, और वह साथ होता कविता का। और अब वही पुनीत अंजना के साथ अकेले घूमने जाने के बहाने ढूंढता रहता है। रोज रोज नए नए प्रोग्राम बनाता है, कभी मेला देखने का, कभी फिल्म देखने का। अंजना को हंसी आ जाती। पुरुष भी अपनी स्वार्थ सिद्धि में कैसे कैसे रंग बदलता है। अपने मतलब के लिए उसकी सोच किस चतुराई से बदल जाती है। और अंजना अधिकतर तो गुस्से के कारण पुनीत के साथ बाहर जाना टाल देती। 2-3 महीने निकल गए। अंजना बदस्तूर मोहित से मिलती और हंसती बोलती। एक दिन पुनीत से आखिर रहा ही नहीं गया, वह अंजना से उलझ ही गया। आज वह अपने दिल की तिलमिलाहट दूर कर लेना चाहता था। अंजना, आखिर ये मोहित के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है? तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसमें कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगी हो? बिल्कुल भी नहीं पुनीत, मैं तो बिल्कुल सामान्य व्यवहार कर रही हूँ। इतना हंसना बोलना तो चलता है ना? अंजना ने जवाब दिया। थोड़ा बहुत कहा, तुम तो आजकल बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व हो रही हो उसके साथ, पुनीत बोला। बिल्कुल नहीं, कभी कभार ही तो साथ मिलते बैठते हैं, अंजना लापरवाही से बोली। कभी कभार कहाँ, रोज मुंह उठाकर चला आता है और फिर पूरे समय खाना खाते हुए या टीवी देखते हुए तुमसे सट कर बैठता है। पुनीत झंझला कर बोला। तो क्या हुआ, साथ बैठना कोई पाप है क्या? आदमी को इतना खुले विचारों वाला तो होना ही चाहिए। अंजना ने कविता के मामले में कही हुई पुनीत की बात को ही वापस उसके मुंह पर मारा। 2 पल को पुनीत कपकपा गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। फिर अकड़ कर बोला, मेरा डायलॉग मेरे मुंह पर मत मारो, मेरी बात अलग है। क्यों? तुम्हारी बात क्यों अलग है? इसलिए कि तुम पुरुष हो तो कुछ भी कर सकते हो और मैं औरत हूँ तो मुझे तुम्हारे कहने के हिसाब से चलना पड़ेगा। क्यों? क्या मुझे अपना अच्छा बुरा समझने की अक्ल नहीं है? अंजना तुनक कर बोली। मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। मुझे तुम्हारी और मोहित की नजदीकियां जरा भी पसंद नहीं है। पुनीत ने तेज आवाज में बोलकर अंजना पर हावी होना चाहा। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी? तुमने सुना था, समझा था कुछ भी? जब यही सब मैंने तुम्हें समझाना चाहा था तब तो उल्टा तुम मेरी ही सोच को खराब और छोटी कहकर उल्टा मुझ पर ही गुस्सा हो जाते थे। अब वही काम मैं कर रही हूँ तो तुम्हारी सोच बदल क्यों रही है?
अब तो तुमको खुश होना चाहिए कि तुम्हारी पत्नी की सोच भी तुम्हारी तरह खुली और आधुनिक हो गई है। अंजना उससे भी तेज आवाज में बोली, मैं यह सब कुछ नहीं जानता, बस मैं नहीं चाहता कि तुम मोहित से हंसो बोलो या उसके साथ घूमो फिरो। अपने पुरुषोचित अहम में डूबा पुनीत सही गलत समझने को तैयार ही कहा था। क्यों नहीं बोलूं? मैं ऐसा क्या अलग कर रही हूँ जो तुमने नहीं किया? अब तक दूसरी औरतों के साथ हंसना बोलना घूमना सटक कर बैठना ये सब तुम्हें अच्छा लगता था तो इसमें कुछ गलत नहीं था, लेकिन जैसे ही ये सब मैं करने लग गई तो सब एकदम से गलत हो गया। ओह, तुम भी इतने दोहरे मापदंड वाले व्यक्ति हो पुनीत। अंजना ने उसे धिक्कारा। मैं वादा करता हूँ अंजना, मैं अपनी फ्लर्टिंग की आदत छोड़ दूंगा। बस तुम। पुनीत के पास और कोई चारा नहीं रह गया था। हाँ, बस तुम किसी से भी बोलना छोड़ दो, बस मुंह बंद करके घर में पड़ी रहो। छी छी पुनीत, तुम्हारी सोच कितनी ओछी है। तुम अपनी फ्लर्टिंग की आदत इसलिए नहीं छोड़ रहे हो कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है या तुम्हें समझ आ गया है कि तुम सच में गलत हो, बल्कि तुम मुझे मोहित से दूर करने के लिए झूठा झांसा दे रहे हो। अब तक मेरे जीवन में कोई नहीं था तो तुम बदलने को तैयार नहीं थे, लेकिन जैसे ही मेरे जीवन में किसी का आना हुआ तुम अपने सारे विचार ताक पर रखकर गिरगिट की तरह रंग बदलने लगे। अंजना हिकारत से बोली, नहीं, आपको यह त्याग करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को बदलने वाली नहीं हूँ। पुनीत का मुंह हारे हुए जुआरी जैसा हो गया। और अगर मैंने मोहित से दूरी बना भी ली तो आप वापस अपने पुराने ठर्रे पर आ जाओगे, क्योंकि आप दिल से नहीं बदल रहे हो, सिर्फ मेरे और मोहित के बीच की नजदीकियों से डर से बदलने की बात कर रहे हो। जिस दिन से यह डर खत्म हो जाएगा तो फिर अपनी बिंदास हरकतों पर उतर आओगे। ये अकेले बाहर घूमने ले जाना, कविता भाभी की भी अवॉइड करना, मेरे आसपास मंडराते रहना, ये सब मेरे प्रति सच्चे प्यार की वजह से नहीं, बल्कि ये मुझे और मोहित को लेकर तुम्हारे मन में पनप रही असुरक्षा की भावना की प्रतिक्रिया मात्र है। ओह पुनीत, मुझे अफसोस हो रहा है आज ये देखकर कि आप कितने डरे हुए और कमजोर हो अंदर से। पुरुष से तो औरत ज्यादा मजबूत, ज्यादा परिपक्व होती है। पुनीत, आज तुम 3 महीने में ही डर कर इतना परेशान हो गए कि ये दर्द तुमसे सहा नहीं जा रहा है, लेकिन तुम्हें कभी मेरे दर्द का जरा सा भी एहसास नहीं है जो मैं पिछले 2 सालों से सहन करती आ रही हूँ। कितने ज्यादा स्वार्थी हो तुम। अंजना के चेहरे पर चिढ़, गुस्सा, अफसोस सबके मिले जुले भाव थे। मुझे माफ कर दो अंजना, मैं सचमुच गलत हूँ। मैं अपने डर और ईर्ष्या के कारण ही तुम पर दबाव बनाना चाह रहा था कि तुम मोहित से बात करना बंद कर दो। मैं वास्तव में खुद गर्ज और असुरक्षा की भावना से ग्रसित व्यक्ति हूँ। मुझे माफ कर दो अंजना। आज मुझे सच में पहली बार ये एहसास हो रहा है कि कविता भाभी के साथ मेरी नजदीकियों ने तुम्हें कितनी तकलीफ पहुंचाई होगी। तुम सच कहती थी कि गलत सिर्फ बिस्तर पर जाना ही नहीं होता, एक दूसरे के साथ किया जाने वाला आचरण या व्यवहार भी बहुत कुछ गलत हो सकता है, तकलीफ पहुंचा सकता है, साथी की नजरों में आपकी साख गिरा सकता है। मुझे माफ कर दो। पुनीत की पलकों की कोर भीग गई और स्वर में सच्चाई थी। बहुत तड़पा चुकी जीजा जी को अब माफ भी कर दो दीदी। अचानक मोहित अंदर आते हुए बोला तो पुनीत चौंक गया। हाँ जीजा जी, मैं अंजना का सगा मौसेरा भाई हूँ और आपका साला। मोहित हंसते हुए बोला, ये सब क्या है अंजना, मैं कुछ समझा नहीं। पुनीत अचकचा कर बोला, हाँ पुनीत, मोहित मेरा छोटा भाई है। मेरी शादी के समय इसकी नई नई पोस्टिंग हुई थी तो इसे छुट्टी नहीं मिली थी, इसलिए ये शादी में नहीं आ पाया। रचना मौसी और मोहित की छोटी बहन और पिताजी शादी में आए थे
और आप उन सबको बहुत अच्छे से पहचानते हो। यही कारण है कि वो लोग अभी तक इसके नए घर में नहीं आए, वरना आप इन्हें पहचान जाते। इसे ही घर में प्यार से हनी बुलाते हैं। और ये वही है जो हमेशा मुझे फोन करता रहता था और आपको भी फोन पर कई बार इससे बात की है, अंजना ने खुलासा किया। अरे हाँ, तभी मैं सोच रहा था कि अचानक हनी के फोन आने क्यों बंद हो गए। पुनीत अब भी चकराया हुआ था। हाँ, क्योंकि हनी तो आपके सामने ही था। दरअसल दीदी की आवाज बड़ी परेशान और टूटी हुई सी लगी, तो मेरे बहुत पूछने पर एक दिन इसने सारी बातें बताई। तब मैंने बहुत कोशिश करके अपना ट्रांसफार्म यहाँ करवाया और ये प्लान बनाया, मोहित ने बताया। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ, तुम दोनों मुझे माफ कर दो, पुनीत ने कहा। एक शर्त पर जीजाजी, कि आज रात में फिल्म दिखाने ले जाएंगे, मोहित बोला, और डिनर भी बाहर कराओगे और मुझे मोहित के पास बैठने दोगे। अंजना ने पुनीत को छेड़ा। हाँ बाबा, मुझे सब मंजूर है, पुनीत ने हाथ जोड़कर कहा, तो सब हंस पड़े। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।